बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पीडीएम का जी इजलास हुआ, हुकूमती जमातों ने, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने शिरकत की और पीडीएम के इजलास में यह तय पाया कि हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी, हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी, हुकूमत अपनी टर्म से पहले इलेक्शंस में नहीं जाएगी। और यह भी फैसला किया गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया जाएगा। यह भी कहा गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एक सदारती रेफरेंस जो है वो भेजा जाएगा, उसके ऊपर जी फुल कोर्ट का भी मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब जी ये जो मरियम नवाज साहिब और फजलुर रहमान साहब ने इजलास खत्म होने के बाद मीडिया टॉक की, मीडिया से गुफ्तगू की, सहाफियों से गुफ्तगू की, उसमें जी उन्होंने एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया और उन्होंने अब इस बात का जो है ना वो मुतालबा, आप ये कह सकते हैं कि उनका ये जो मुतालबा अब ये जोर पकड़ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी किया जाए। वो फॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल से इल्तवा का शिकार था, कभी वो अदालतों में जाता था, कभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाता था, कभी उसको छाला जाता था, कभी उसको किसी के मुंह पर डाल दिया जाता था, कभी उसका इल्जाम किसी और पर लगा दिया जाता था। तो अब ये बात हो रही है कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, उसको फिल-फोर सुनाया जाए, फिल-फोर कौम को बताया जाए कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया है वो कहां पर उड़ चुका है। उसको बहुत देर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब ये उंगलियां उठ रही हैं और ये खुद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर एक आईनी इदारा सोचना चाहिए कि ये जो हसास नौयत के जो केसेस होते हैं, हसास नौयत के जो मुकदमात होते हैं, इसमें इल्तवा, इसमें ताखीर इस बात को साबित करती है कि शायद उन पर कोई प्रेशर है, शायद उन पर कोई दबाव है, शायद उनको कहीं से डराया धमकाया जा रहा है, शायद उनको कोई थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि फिर इस किस्म की बातें होती हैं। अब शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर गए, एमक्यूएम के लोग थे, दीगर लोग थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी ये सारा जो केस है ना, इस केस के अंदर सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का कौम को जवाब दे कि इसका फैसला क्यों नहीं आ रहा और ये इल्तवा का शिकार क्यों है। तो इसी तरह पीडीएम का जो इजलास था जिसमें हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की, उसमें सबका यही मौकफ था कि फिल-फोर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। फिर दूसरी बात कि वो जो जजेस ने आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के ऊपर फैसला दिया, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई, उसको भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी ये जो 3 जजेस हैं, जब इनको कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए तो उन्होंने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया और ये मामला फिर एक बार जो है वो जोर पकड़ रहा है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है वो इसका मुतालबा कर रही है। अब यहां पर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी जी जोर डाल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है ना, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं कि अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से जो फंडिंग हुई इमरान खान साहब को, उसके मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। किन किन बैंक अकाउंट्स वगैरह से ट्रांजैक्शंस हुई, किन किन बैंक अकाउंट्स को यूज किया गया और कहां पर जो है वो नाजायज, आप कह सकते हैं कि नाजायज जराए से, ये जो एक इल्जाम था कि जी नाजायज जराए से ये पैसा आता था, ये सारा पैसा लंदन से आता था, वो फिर इब्राज ग्रुप के जो वो सीईओ थे इब्राज नकवी साहब, उनके ऊपर इल्जाम आता रहा कि जी वो जुए का पैसा जो है वो पार्टी फंडिंग के ऊपर लगाते रहे। इमरान खान साहब के वो बड़े करीबी दोस्त थे। फिर इसमें बहुत से अकाउंट्स के घपलों का इंकशाफ भी हुआ। फिर ये भी पता लगा कि पीटीआई के जो अकाउंट्स में ये जो पैसे आते रहे ये कौन ट्रांसफर करता रहा और ये इलीगल तौर पर ये सारा काम हो रहा था, ममनुआ जराए से फंडिंग कहां से हो रही थी। ये सारे इल्जामात जो हैं, ये जो सारे इल्जामात हैं, इन सारे इल्जामात के ऊपर बात होती रही और इन सारे इल्जामात के ऊपर बड़ा खुलकर जो है वो डिबेट की गई। अब शाहिद खान अब्बासी साहब भी और ये सियासी जमातों का मुतालबा ये दिन ब दिन जोर पकड़ेगा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए और इलेक्शन कमीशन को जो गालियां दे रहे हैं इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो सिर्फ इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डाल दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो फॉरेन फंडिंग का फैसला ना सुना सके। अच्छा, दूसरी बात, इसके ऊपर तो फिर आएंगे कुछ दिन बाद, पीडीएम का फिर इजलास होगा, क्या फैसले होते हैं फिर बात करेंगे। दूसरी बात कि जी मुझे ना चौधरी परवेज इलाही साहब की दिमागी हालत पे बड़ा तरस आ रहा है। आप पूछेंगे कि क्यों आ रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब जेडे ने ना, उन्होंने
वो कहते ने ना कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, उन्होंने वो काम किया चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि जी एक इजलास बुला के काफली का, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, उसके बाद वो खुद बैठ गए, कामल अली आगा साहब जिनको कोई पूछता ही नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल जो है ना कोई वर्थ ही नहीं है पार्टी के अंदर, वो शायद एक बार कोई गलती से एमएनए बन गए थे लाहौर से, और अभी भी हमें याद है कि वो जो साफियों के साथ उनका बदतमीजी वाला रवैया वो आज भी हम नहीं भूले। तो कामल अली आगा साहब जो है ना वो जी आके टीवी पे बैठ के वो कौम को भाषण देने आगे कि जी परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात को बतौर पार्टी सदर फारग कर दिया, तारक बशीर चीमा को बतौर सेक्रेटरी जनरल फारग कर दिया, तो हमारे पास जी इख्तियार आ गए। अच्छा ये इकदाम इन्होंने क्यों उठाया, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि परवेज इलाही साहब को जी ये डर है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी, और उस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में मुस्लिम लीग काफ के सदर, मुस्लिम लीग काफ के पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब बतौर पार्टी सरबराह के ये इनकार कर देंगे कि परवेज इलाही साहब को वोट कास्ट किया जाए, उसमें परवेज इलाही साहब जो है वो फारग हो जाएंगे। परवेज इलाही साहब को पता सी कि मेरे नाल गेम होनी है, तो उन्होंने कहा कि जी बेहतर है कि किसी तरीके मैं पार्टी सदर के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब को फारग कर दूं। अब कोई इतना बेवकूफ और कोई इतना कोई जाहिल किस्म का जो शख्स है ना वो इस बात को बहुत आसानी से तस्लीम कर लेगा कि परवेज इलाही साहब ने बहुत अच्छा किया, जबकि पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक पार्टी सरबराह जो है उसको कोई सेक्रेटरी जनरल, उसको कोई मरकजी सदर, उसको कोई इस किस्म का बंदा नहीं हटा सकता। सिर्फ इस सूरत में हटा सकता है कि पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर जी चौधरी शुजात हुसैन साहब के खिलाफ अगर वोट आ जाता है तो वो सदर नहीं रहेंगे, पार्टी के सरबराह नहीं रहेंगे। आप एक गैर रस्मी इजलास बुला के आप कहते हैं कि जी मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को बतौर पार्टी सदर फारग कर दिया, मैंने तारक बशीर चीमा को बतौर सेक्रेटरी जनरल फारग कर दिया। अच्छा ये आपकी सोच हो सकती है, आपने कहा कि जी आपने उनको फारग कर दिया, लेकिन क्या आपने उनको कोई नोटिस जारी किया? क्या आपने पार्टी में कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए? क्या आपने पार्टी के वाले से कोई हदायत जारी की? क्या आपने पार्टी के वाले से कोई इंस्ट्रक्शंस जारी की? चौधरी शुजात हुसैन साहब पार्टी के सदर हैं, और इनको ये भी डर है परवेज इलाही साहब को, परवेज इलाही साहब को यह भी डर है कि किते वड्डे भाई जी जेडे चौधरी शुजात साहब ने ना वो किते इलेक्शन कमीशन हुआ खत लिख के ना कह दें कि यार इन्होंने डी-सीट करो क्योंकि इन्होंने मेरे बयान के खिलाफ जाके वोट दिता, मैं अपना खत पेश किया डिप्टी स्पीकर नूं, तो मैं क्या जी परवेज इलाही नूं वोट नहीं पाना। इन्होंने परवेज इलाही नूं वोट पाया 10 मैंबरान असैम्बली ने, जिंदे विच चौधरी परवेज इलाही साहब भी इन्वॉल्व सन, एक उनका वोट डालकर 10 वोट हुए ना। तो जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बतौर पार्टी सरबराह मना कर दिया तो मैं हैरान हूं कि आज अदलिया का फैसला जो उस वक्त 25 अरकान डी-सीट हुए उनके लिए कुछ और था, और आज परवेज इलाही साहब के लिए कुछ और है, और अब परवेज इलाही साहब को एक अदालती वज़ीर आला कहा जा रहा है। कितने शर्म का मुकाम है कि एक वज़ीर आला जो एक वज़ीर आला की जो पोस्ट है अब उसके ऊपर इस किस्म के कमेंट्स पेश किए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मुखालफिन कह रहे हैं कि वो अदालती वज़ीर आला है ने। अच्छा जी यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन साहब जी बगला क्या कदम उठाते हैं, वो चुप नहीं बैठन गया। मैं तुहानू दस दिया कि उन्होंने गेम जरूर पानी है। चौधरी परवेज इलाही साहब की गलत फहमी है या वो किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं कि जी उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, गेम कोई ना कोई जरूर डलेगी। अच्छा लास्ट खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रात गए चोर कार्रवाई डालता है ना, चोर रात गए चोरी करता है ना, उसको पता होता है कि रात के अंधेरे में रात की तारीकी में मैं कितने वारदात पावांगा तो मेरा किसी को पता नहीं लगेगा। वो काम किया जी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। रात गए पहले मरहले में 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यहां पर जो 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उसमें जी NA-22 मर्दान से अली मोहम्मद खान साहब, NA-24 चारसदा पेशावर से फजल मोहम्मद खान साहब, NA-31 पेशावर से शौकत अली साहब, NA-45 पेशावर करम एजेंसी से फ़खर जमान साहब, NA-108 फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब साहब, NA-118
ननकाना साहब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज साहब, उनका भी, एजाज शाह साहब का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। NA 237 कराची जमील अहमद खान, NA 239 कराची मोहम्मद अकरम चीमा, NA 246 कराची अब्दुल शकूर शाद। और खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों के ऊपर डॉक्टर शेरी मिजारी साहिबा और शानदाना गुलजार साहिबा, ये 11 इस्तीफे जी मंजूर कर लिए पहले मरहले के अंदर। ये स्पीकर कौमी असम्बली ने गेम डाली। ये इसलिए क्योंकि वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम तो जी अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अब ये जो PTI के 157 या 58 अरकान कौमी असम्बली हैं, इनके मरहलावार इस्तीफे जमा किए गए थे। इन्होंने इस्तीफे दिए थे अदम एतमाद की तहरीक से, आई थिंक कुछ देर पहले दे दिए थे, और उस वक्त जी इनको तस्दीक के लिए भी बुलाया गया, ये नहीं गए, इस्तीफे इन्होंने जमा करवा दिए और अब वो काम शुरू हो चुका है क्योंकि तनख्वाहें इनको मिल रही थी। और इस बार तो हुकूमत की तादी जमातों का ये मौकफ था कि इन्होंने छड़ना नहीं, जो मर्जी हो जाए, और वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने समझा कि कौन से इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लेने, हमें तो तनख्वाहें मिल रही हैं घर बैठ के। फवाद चौधरी साहब रोज टीवी पे आके कहते थे और किसी की जरूरत नहीं है कोई हमें कौमी असम्बली से निकाल सके। आज वो देख लें, उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। और दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में, मरहलावार जब ये इस्तीफे सबके मंजूर कर लिए जाएंगे तो बाई इलेक्शन हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है ये पंजाब में कोई अच्छे नताइज दे सकेगी तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पंजाब में फिर अल्टीमेटली जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, PDM की जो हुकूमत की तादी जमातें हैं, वो फिर इसके बाद परवेज इलाही साहब को टारगेट करेंगी। और परवेज इलाही साहब के बारे में मेरा पहले दिन से ये डाउट था कि परवेज इलाही साहब को अगर हुकूमत नहीं चलने देगी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब भी नहीं चलने देंगे। उस्ताद जी है जी गेम पाई है ना, जी वारदात पाई है राजा परवेज अशरफ साहब ने, ये बड़ा सोच समझ के डाली है। अब देखते हैं क्या होता है जी। इन्हें सीटों के ऊपर जी बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या नताइज आते हैं। लेकिन PTI को जी बहुत बड़ा धचका लगा है, एक अपसेट हुआ है, और हुक्मरान इत्तेहाद ने एक ऐसा पता खेल दिया है कि अब तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से नॉकआउट कर दिया जाए। और अगर इसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त होती है, ये 158 या 57 सीटों पर बाई इलेक्शंस में अगर 76 या 77 सीटें भी नून लीग ले लेती है तो ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी मुस्तकबिल में। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।